आज के क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु टॉपिक, और पिछले क्लास में भी हमने आपको धातु अधातु के बारे में पढ़ाया है। आज हम लोग जानेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। ये सीरीज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। तो ये आपका जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे ये है जिंक, फेरस, लेड और कॉपर, ये मध्यम है, और ये जो है सिल्वर, सोना और प्लेटिनम, ये निष्क्रिय है। तो इनका हम लोग निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का हम लोग निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो तत्व हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का हम लोग निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। अब हम लोग जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इसका निष्कर्षण हम लोग अपचयन विधि के द्वारा करते हैं, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इससे अधिक क्रियाशील जो होगा उसके द्वारा इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। और चांदी, सोना और प्लेटिनम ये हमारा प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज पाई जाती है वो हमारा खनिज है। अब आइए इसका हम लोग थोड़ा परिभाषा देख लें रसायन के भाषा में। पृथ्वी में उपस्थित प्राकृतिक रूप से तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भी चीज पृथ्वी के अंदर पाया जाता है प्राकृतिक अवस्था में, ये सब हमारा खनिज है। उसके बाद हम लोग अयस्क के बारे में जानेंगे। तो अयस्क क्या है? तो वैसा खनिज जिसमें हमारा धातु ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब धातु ज्यादा मात्रा में है तो उसको निकालेंगे तो हमको लाभ होगा, इकोनॉमिकल हमारा स्ट्रांग होंगे, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। अब अयस्क के बारे में आपका इस बार का मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मेनली 3 के बारे में बिहार बोर्ड में अल्टरनेट करके हर साल क्वेश्चन एक रहता है। जैसे हमारा पारा, Hd से इसको इंडिकेट करते हैं। तो पारा का अयस्क हमारा है शीनाबार। जस्ता का अयस्क है कालामाइन या जिंकलेट, ये पूछा है हमेशा। ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। इस बार के लिए भी ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस पर ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे। आयरन हमारा लोहा है, इसका अयस्क है हेमेटाइट। अब हम लोग गैंग के बारे में जानते हैं। तो गैंग का मतलब क्या होता है? गंदगी। लेकिन हम लोग गंदगी तो नहीं बोल सकते हैं, रसायन की भाषा में इसे हम लोग गैंग बोलते हैं। तो गैंग क्या है? तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी, चूना, पत्थर, बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। अब हम लोग आगे, अभी हम लोग अयस्क के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोगों को पृथ्वी के अंदर से जो चीज मिला उसके बारे में अयस्क में अशुद्धि भी मिला। तो अशुद्धि को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अयस्क में क्या होता है? धातु ज्यादा होता है और अशुद्धि है उसमें। तो धातु ज्यादा है तो पहले हम लोगों को धातु निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका सांद्रण करेंगे। तो सांद्रण क्या करेंगे? गंदगी को हम लोग हटा देंगे अयस्क से और हमारा अयस्क मिलेगा। तो अयस्क हमारा मुख्यतः 3 रूप में मिलता है, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में। ये 3 रूप में ही मुख्यतः हमारा अयस्क मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है उच्च अभिक्रियाशील। अब हम लोग सांद्र करने के बाद देखेंगे कि उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु या निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हम गलित रूप में इसको पहले पिघला लेते हैं। और गलित रूप में हम क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमारा शुद्ध धातु मिलता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि धातु कहाँ पे मिलता है? तो कैथोड पर हमारा धातु मिलता है, हमेशा पूछा जाता है। और हम लोग जो है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में देखेंगे। तो जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। तो ये हमारा जो है कार्बोनेट
कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमारा मिला, तो इसको क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। तो निस्तापन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर ऑक्साइड मिलता है। अब हमारा ये रिएक्शन है MCO3 मेटल, M फॉर क्या है, तो यहाँ पे मेटल, M फॉर मेटल धातु, धातु का कार्बोनेट है। अब इसको सीमित मात्रा में वायु लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो हमारा धातु का ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। अब इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके जगह पे अगर हम लोग जिंक रख देते हैं तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, इसको भी हम लोग वायु की सीमित मात्रा में गर्म करेंगे, तो हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब सल्फाइड अयस्क आया, तो सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे, तो इसका हम लोग पहले भर्जन करते हैं। अब हम लोग भर्जन के बारे में जानेंगे, भर्जन क्या होता है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड मिलता है। अब हमारा है ये MS माने मेटल का सल्फाइड, यहाँ धातु का सल्फाइड है और ये हमारा ऑक्सीजन है। हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो हमारा मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। अब हम लोगों को अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि धातु के ऑक्साइड है, उसको अपचयन करेंगे तो हमारा धातु मिलता है। अब इस बार का मॉडल पेपर में दिया हुआ है बिहार बोर्ड का, जिंक अयस्क के बारे में जो हम लोग बता दिए हैं। जिंक अयस्क हमारा कैलामाइन है, तो जिंक के कार्बोनेट को हम लोग कैलामाइन को गर्म करेंगे। पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, निस्तापन, तो गर्म करेंगे तो हमारा जिंक का ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। गैस को इस तरह से तीर के चिन्ह द्वारा ऊपर की ओर दिखाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्साइड मिल गया है, तो ऑक्साइड का हम लोग अपचयन करेंगे। तो अपचयन के लिए हम लोग बता दिए हैं कि या तो कार्बन होगा, नहीं तो हाइड्रोजन होगा, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर हम कार्बन को लेते हैं, तो कार्बन को लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा यहाँ से शुद्ध धातु जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, हमारा Hg हो गया, Ag हो गया, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं द्वारा अधिक क्रियाशील धातु द्वारा करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद रिएक्टिव मेटल। इसमें हम लोग थर्मिट प्रक्रम के बारे में जानेंगे कि थर्मिट प्रक्रम क्या है। तो थर्मिट प्रक्रम जो है ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं जो है गलित अवस्था में प्राप्त होती है। अब इसमें हम लोग इस अभिक्रिया के द्वारा जानेंगे Fe2O3, ये हमारा सॉलिड है। अल्युमिनियम लेते हैं, तो अल्युमिनियम को हम लोग क्यों लेते हैं, तो यहाँ पहले हम लोग सीरीज के बारे में जाने गए हैं कि अधिक क्रियाशील, कम, मध्यम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु। तो हमारा सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और Fe। तो यहाँ Fe लिए है और ये हमारा अल्युमिनियम है। तो Fe से अल्युमिनियम सीरीज में ऊपर है और अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से लोहा को हटा देगा। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलती है, इसका हम लोग रेशियो 3:1 पे लेते हैं। ये रिएक्शन क्या बना देगा, Al2O3 प्लस Fe लिक्विड के फॉर्म में और प्लस ऊष्मा निकलेगा। बहुत सा हम लोग देखते हैं कि रेल की पटरी टूट जाती है या मशीनरी पार्ट पुर्जा टूट जाता है, तो रेल की पटरी टूट गई तो वहां पे दरार हो जाता है, और अगर उस स्थिति में वहां से रेलगाड़ी अगर गुजरे तो भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है और कितने जान माल का नुकसान होगा, आर्थिक क्षति होगी। इससे बचने के लिए एक रिएक्शन करवाए हमारे थर्मिट साहब ने, और वो क्या किए कि अल्युमिनियम और Fe2O3 को गर्म किए, यहाँ पे मैग्नीशियम डाल दिए हैं और वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगता है। यहाँ से इतना ज्यादा ऊष्मा निकलता है कि हमारा आयरन जो है, लोहा पिघल जाता है और ये दरार हमारा भर जाता है। इस तरह से ये अभिक्रिया होती रहती है
और पटरी जो टूट गया है वो जुट जाता है और हमारा दुर्घटना होने से बच जाता है। और एल्युमिनियम Al2O3 हल्का है, निकल गया। और ये आयरन जो है इतना ज्यादा उसमें निकलता है कि लोहा पिघल जाए, इतना ज्यादा ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के द्वारा मशीन, पुर्जा, कल कारखाना में जो भी टूट गया है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यही हमारा थर्मिक प्रोसेस है। और एग्जाम में पूछता है कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। इस बार भी ये हिट क्वेश्चन में है, इसलिए इसको, इस प्रकरण को आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में पूछने वाला है। ये रिएक्शन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। और ये पूछता है कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब आगे हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों ने अयस्क के बारे में जाना। तो अयस्क के बारे में जाना तो अयस्क हमारा पृथ्वी में अशुद्धि के रूप में उसमें धातु ज्यादा होता है और बहुत सारे अशुद्धियां उसमें पाई जाती हैं। तो अयस्क को हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, तो हम लोग अभी जाने हैं निस्तापन। तो निस्तापन क्या होता है कि सीमित मात्रा में अयस्क को, सीमित मात्रा में हम लोग अयस्क में हम लोग कार्बोनेट के बारे में जानेंगे। तो कार्बोनेट जब भी होगा तो निस्तापन होगा। तो निस्तापन क्या होता है कि सीमित मात्रा में हम यहाँ ऑक्सीजन लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो हमारा ऑक्साइड के रूप में मिलता है और ये CO2 गैस वायुमंडल में चला जाता है। अब हम लोग यहाँ से कॉपर ऑक्साइड मिला, यानी धातु का ऑक्साइड जो भी मिला, तो धातु का ऑक्साइड से हम लोग को धातु कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि अपचयन करेंगे। तो अपचयन कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के द्वारा भी हम लोग अपचयन कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये धातु का ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन से अपचयन कराते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए, कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO+C ये बनाता है Cu प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और हमारा यहाँ जो है Cu मिला कॉपर, तो ये कॉपर मिला, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध कॉपर मिला। अब इस कॉपर से हम लोग शुद्ध कॉपर कैसे लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक बर्तन लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग यहाँ से जो कॉपर मिला इसको हम लोग एनोड के रूप में इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हमारा शुद्ध कॉपर हमारा जो है ये कैथोड के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ एक बड़ा चिन्ह देते हैं, एक छोटा चिन्ह। बड़ा साइन जो है ये पॉजिटिव का है, धनायन का, और ये छोटा वाला है जो ऋणायन का है। तो यहाँ से जो है ये प्लस वाला, तो प्लस वाला याद रखने के लिए है, जो भी प्लस होगा तो एनोड में, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़। तो याद रखिएगा कि A, तो A क्या होगा, एनोड हो गया, और जो निगेटिव वाला हो गया ये हमारा कैथोड हो गया। अब यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो हमारा धारा क्या होगा, प्रवाह होने लगेगा। तो जिसका एनोड लेते हैं उसी का हम लोग विलयन में सल्फेट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर का एनोड ले रहे हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन, अगर यहाँ जिंक का लेंगे तो जिंक सल्फेट का लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर का एनोड लिए हैं तो हमारा विलयन क्या होगा, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग का होता है, तो ये हमारा नीला रंग का है। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट टूट रहा है, Cu2+ और सल्फेट 2-। अब देखिए Cu2+ ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो है यहाँ पे Cu2+ ये कहाँ पे जाएगा, तो माइनस वाले के पास, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ मिलेगा कैथोड से। तो ये कॉपर जो है कैथोड के पास चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर ये जमा होने लगता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये निगेटिव चार्ज किससे लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज से, तो हमारा एनोड से। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये हमारा कॉपर का एनोड है, इससे ये निगेटिव चार्ज ले रहा है और ये 2+ जो है कॉपर के रूप में आ रहा है और ये भी 2+ यहाँ पे जाके इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू हमारा चल रहा है और धीरे धीरे हमारा एनोड क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते देते ये क्या होगा कि पतला हो जाएगा और ये हमारा जो है कॉपर
कॉपर मिल रहा है और ये प्रक्रिया चल रही है। इसको इस रिएक्शन के द्वारा भी देख रहे हैं कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, कॉपर बना दिया। विलियन का कॉपर आयन कॉपर में बदल कर चिपक रहा है, विलियन का कॉपर आयन यहाँ पे चिपक रहा है और एनोड से हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम हमेशा इसका चल रहा है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया है एनोड से और ये हमारा Cu+। कॉपर धातु Cu2+ बनकर विलियन में आ रहा है, यहाँ से ये विलियन में इसको कमी होने नहीं दे रहा है और ये हमारा प्रोसेस पूरा हो रहा है। ये टूट कर एनोड मड के रूप में यहाँ पे देखिएगा कि जमा होता है और ये धीरे 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 ये एकदम गल जाएगा और ये हमारा मोटा हो जाएगा। ये विद्युत अपघटनी परिष्करण ये प्रोसेस के द्वारा हम लोग शुद्ध तांबा शुद्ध कॉपर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और बाकी जो है अशुद्धि के रूप में यहाँ एनोड मड के रूप में ये प्राप्त होता है। अब हम लोग संक्षारण के बारे में जानते हैं, कोरोशन। तो संक्षारण क्या होता है? तो धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित होती है। धातु में क्या होता है? चमक होता है। जितने भी हम लोग धातु देखते हैं सब चमकीले होते हैं, तो जैसे ही वो अम्ल आर्द्रता या वायु के संपर्क में आएंगे तो उनका चमक जो है वो धीरे धीरे कमने लगता है। इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब हम लोग संक्षारण को इस रिएक्शन के माध्यम से भी जानेंगे। अब हम लोग सीरीज तो पढ़ चुके हैं। सीरीज में देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, ये जितने धातुएं हैं सब में संक्षारण होता है। नीचे 3 धातुएं हैं Ag, Au, Pt, इसमें संक्षारण नहीं होता है। चांदी जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, सोना जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, प्लेटिनम। अब हम लोग आयरन को लेते हैं तो आपके सबों के घर में तावा तो आप लोग जानते हैं, देखे भी हैं, रोटी बनता है। तो बरसात के मौसम में देखिएगा कि जैसे ही तावा हमारी माँ वगैरह धोती है कुछ देर के बाद उसके बीच में जो है ना वो लाल लाल इस तरह का जम जाता है। तो बच्चे जो साइंस नहीं जानते हैं तो वो इनको क्या समझेंगे कि गंदगी जम जाए, बार बार धोते हैं, लेकिन डेली ये होता रहता है। इस रिएक्शन के माध्यम से भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आयरन, हवा में क्या है? ऑक्सीजन भी है, पानी भी है। ये हमारा रिएक्शन करके Fe2O3 × X+2, ये भूरा, यही हमारा क्या है? जंग है। इसको हम लोग जंग बोलते हैं। हमारा जो है ये जंग यही है, भूरा कलर का। पहले हमारा तावा चमकता था, काला सा चमकीला था, और जैसे ही ये नमी से रिएक्शन हुआ ये भूरा हो गया, यहाँ पे जंग लग गया। Fe2O3 × X क्या है? पानी का मात्रा है। हर जगह वायु में आर्द्रता अलग अलग होता है, उसके हिसाब से ये होता है। अब हम इसको 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं परखनली, इसके द्वारा प्रयोग करके भी हम लोग ये देख सकते हैं। पहला हमारा A, B, C। ये परखनली में हम थोड़ा पानी लेते हैं और ये कांटी डाल देते हैं। इसको कॉर्क से हम लोग एयर टाइट कर देते हैं। तो एयर टाइट किए तो यहाँ पे वायु है, जल है, इसके साथ ये दोनों रिएक्शन करने लगा और इसमें संक्षारण होता है। अब दूसरा परखनली में हम लोग पानी लिए, उसके अंदर कांटी को डुबा दिए, कांटी के ऊपर तक पानी लेते हैं और उसके ऊपर तेल ले लेते हैं। ये लाल कलर से दिखाया जा रहा है, ये तेल है, और इसको हम लोग कॉर्क की सहायता से इसको भी एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट किए तो यहाँ पे वायु मिल गया और यहाँ पे जल मिला। लेकिन तेल क्या करता है? तेल की परत वायु को पानी के अंदर जाने से रोकता है, पानी के अंदर जाने से रोकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? संक्षारण नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा परखनली लेते हैं। तीसरा परखनली में हम लोग कांटी डालते हैं और यहाँ पे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसका सूत्र होता है, इसका हम लोग डालते हैं और इसको कॉर्क की सहायता से इसके मुंह को भी हम लोग एयर टाइट कर देते हैं।
अब यहाँ पे पानी नहीं है, सिर्फ वायु है, तो वायु क्या करेगा, वायु जो है CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेगा, शुष्कन कर्मक है इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, वायु को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे पानी और कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है कि वायु में तो जल भी है, इस जल को ये सोख लेगा। तो यहाँ तो जल नहीं मिला, अब हम लोग तीनों में देखते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वायु मिला, जल नहीं मिला, तो यहाँ जल नहीं लगा। इसमें क्या है, वायु है और जल है, लेकिन दोनों में तेल लगा दी है, यहाँ पे तेल डाल दी है, तो यहाँ भी जल नहीं मिला, दोनों साथ नहीं हुए, तो यहाँ भी जल। इसमें जो है हमारा वायु और जल, तो इसमें जल में काटी रखा हुआ, तो यहाँ वायु का संपर्क नहीं हुआ, तो वायु का संपर्क नहीं हुआ, तो यहाँ भी हमारा जल नहीं लगा। इसमें क्या है कि वायु और जल दोनों मिला, तो यहाँ पे हमारा जल लगने लगा। अब एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चांदी काला हो जाता है कभी कभी, तो हवा में हमारा जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग जानेंगे कि सब जगह हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलता है, और इससे अभिक्रिया करके Ag2S प्लस H2 बनाया, और ये जो है हमारा काला रंग का होता है। चांदी H2S के साथ अभिक्रिया करके Ag2S बनाया, ये काला रंग का होता है। अब आगे हम लोग इससे बचाव के बारे में जानेंगे। अब हमारे धातु पर जो संक्षारण हो गया है, उससे हम लोगों को कैसे सुरक्षा करना है, तो हम लोग पहला क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे की किवाड़ी हो या अलमीरा हो, टेबल हो, जो हो, तो उस पर हम लोग जंग ना लगे इसके लिए उस पर पेंट कर देते हैं, या तेल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं। बड़े बड़े मशीनों को अगर हम लोग ग्रीस नहीं लगाएंगे तो उसमें से आवाज होने लगेगा, जंग लगने के कारण खराब हो जाएगा। उनसे बचाव के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। दूसरा हमारा है यसद लेपन, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, उससे उसकी सुरक्षा हो जाती है। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, तो मिश्र धातु बना देते हैं। अब मिश्र धातु क्या है, तो ये दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण होता है। अब मिश्र धातु हर घर में पीतल का, पूजा के लिए देखिएगा पीतल का लोटा, तो पीतल का लोटा में क्या मिला रहता है, कॉपर और जिंक। स्टील में हमारा लोहा रहेगा, निकेल रहेगा और क्रोमियम रहेगा। कांसा का भी बर्तन हर घर में है, पहले जमाने में लोग इसी में खाना खाते थे, तो ये हमारा कॉपर और टीन है। और एक शोल्डर है, शोल्डर में हमारा लेड और टीन मिला है। अब दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, 6000 किलो का है, और ईसा के जन्म से 400 साल पहले का है, लेकिन आज तक देखिएगा कि उसमें जंग नहीं लगा है। 400 साल पहले हमारा भारतीय विज्ञान जो था बहुत ही डेवलप था। उस जमाने में उसमें ये कारीगरी किया हुआ है कि एक अंदर से FeO का है और ऊपर से Fe2O3 का लेयर चढ़ाया हुआ है, जिसके कारण वहां संक्षारण नहीं हो पाता है, जंग नहीं लगता है, और ये देखने लायक चीज है और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब हम लोग सोने की शुद्धता के बारे में जानते हैं। तो सोने को, शुद्ध सोने को हम लोग 24 कैरेट कहते हैं। कैरेट में इसका हम लोग 24 होता है, और शुद्ध सोना का जेवर नहीं बनता है। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेवर बनाने के लिए उसमें कुछ मिलावट करते हैं। तो मिलावट किस चीज का होता है, तो चांदी या तांबा मिलाया जाता है। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना होता है। क्वेश्चन है कि 18 कैरेट में कितना सोना होता है, कितना परसेंट। 24 कैरेट में हमारा 100% सोना होता है, इसीलिए 1 कैरेट में 100/24, इसलिए हमारा 18 कैरेट में 100/24 गुने 18। अब इससे हम लोग घटाते हैं, तो ये हमारा 75% सोना। इससे आप निकाल सकते हैं कि 22 कैरेट में कितना परसेंट होगा, इस 16 कैरेट में कितना परसेंट होगा, इससे आप सोना निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में कार्बन और उसके
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।